Hello class. Today we will discuss about our rest cartoon question, your picture based question. This question is this picture is related to the Nehru speech. Here you can see Nehru addressing the staff of the planning commission. Here these are the members of the planning commission and they are very happy. Here uh, you can see various differences. There was a consensus ऑफ 1 पॉइंट. जो आपका सेंसस था बेटा, बहुत ज़्यादा उसमें क्या था, मतलब वेरिएशंस थे किस चीज़ को लेकर कि हम प्राइवेट सेक्टर को अडोप्ट करेंगे या फिर पब्लिक सेक्टर को अडोप्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने व्यूज़, गांधी जी क्या करें, अपने व्यूज़ रख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब एज ए डिबेट हो रही है यहाँ पे. ठीक है, जैसे कि हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस भी yeah, which type of ideology we will adopt and which type of profit we will get, okay, with the socialism or with the capitalism. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो नेहरू जी है वो एड्रेस कर रहे हैं प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स को कि हम किस चीज़ को एडोप्ट करेंगे, हम मिक्स्ड इकोनॉमी को एडोप्ट करेंगे, पब्लिक सेक्टर को एडोप्ट करेंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर को. तो प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको एक्सप्लेन किया दैट हाउ द जापान एंड द USA getting more profit from the private sector. एंड फिर उन्होंने USSR के बारे में डिस्कस किया कि USSR में सोशलिज़म को लेकर कैसे क्या है, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थी वो क्या रियलिटी जानते थे बेटा, किसकी, आपके इंडिया की, कि इंडिया में क्या है कि कैसे सिस्टम है और इंडिया का सिस्टम कैसे, जैसे कि वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनको कंप्लीट पॉपुलेशन को क्या करना था, कंप्लीट पॉपुलेशन को बेटा साथ लेकर चलना था. तो उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या दिया, प्रेफरेंस दिया. तो ये जो कार्टून है आपका इस चीज़ से रिलेटेड है. इसमें जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स को, दैट हाउ दे विल डू द वर्क इन देयर फ्यूचर. ठीक है, और बेटा नेक्स्ट कार्टून, ये जो बेटा आपका गिवन है ये हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में दिया है, जो आपका न्यूज़पेपर है उसकी फ़ोटो है. ये देखो बेटा, इस सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ये कार्टून है, दिस इज़ कार्टून ऑफ द सुधीर दार. सुधीर दार का ये कार्टून है एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्लानिंग कमीशन. ये किस पे डिपेंडेंट है बेटा, प्लानिंग कमीशन के ऊपर डिपेंडेंट है. प्लानिंग कमीशन को लेकर क्या किया गया है, इसको दिखाया गया है. ठीक है, क्या दिखाया गया है, द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड द एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज्ड इन दिसंबर 1951. कि कैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने क्या किया, इंडिया में लॉन्च किया, और हमारी इकोनॉमी जो हमने ड्रीम्स देखे थे कि विद द हेल्प ऑफ द 5 ईयर प्लान्स वी विल इंक्रीज आवर कंडीशन, इंक्रीज आवर इकोनॉमिक कंडीशन. तो वो बेटा क्या हुआ, वो सारे मतलब सारे के सारे लोगों के मन में उन 5 ईयर प्लान्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि वो ये आपका 5 ईयर प्लान कैसे वर्क करेगा और इन 5 ईयर प्लान से हर एक पर्सन को क्या होगा, प्रॉफिट होगा. यू कैन सी फ्रॉम हेयर जनरेटेड ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ. हर एक टाइप के लोग, जैसे एकेडमिक, जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, पॉलिटिशियंस एट्सेट्रा. It means you can say every type of people were excited. ठीक है, discussed and debated the document extensively. The excitement with planning reached its peak with the launching of the second 5 ईयर plan in 1956. जो हमें क्या दिखाई दिया बेटा, when we realized, when we got the result of first 5 ईयर plan, then we we launched the second 5 ईयर plan that was introduced in the 1956, okay, and continued somewhat till the थर्ड 5 ईयर प्लान इन 1961. बेटा आपके फर्स्ट 3 प्लान्स तो 5 ईयर प्लान कंटिन्यू हमने क्या किए, लॉन्च किए, बट आफ्टर द 5 ईयर प्लान्स मैनी क्राइसिस वर देयर इन द इकोनॉमिक फील्ड
of India because in 1962 वॉर विद चाइना एंड इन 1965 वॉर विद पाकिस्तान। तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी हाई नहीं थी कि हम एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कुछ इन्वेस्ट कर सके। तो उस टाइम उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हमने क्या किया, मतलब गैप किया 2 ईयर्स का, ठीक है। हमने 5 ईयर प्लान लॉन्च नहीं किया। द फोर्थ 5 ईयर प्लान इज़ ड्यू टू स्टार्टेड इन 1966। By this time, the novelty of planning had declined considerably, and moreover, India was facing acute economic crisis. The government decided to take a plan holiday, though many criticism emerged both about the process and the priorities of plans. The foundations of India economic development was firmly in place by them. मतलब ये कार्टून क्या कर रहा है, नेवर से डाई, कभी भी मतलब डाई मत बोलो, दैट वी विल डाई, नेवर सीज, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब हर तरीके की क्या ड्रीम्स यहाँ पे देखे जा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च हुआ था कि कैसे कैसे ये वर्क करेगा, हमें इसका कैसे क्या प्रॉफिट होगा, ये जो आपका कार्टून है उस चीज़ से रिलेटेड है। यू कैन सी विलेज रियलिटी और ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जो लोगों ने प्लानिंग की थी बेटा, जैसे प्लानिंग किया था, जैसे एक्साइटेड थे पीपल, उस टाइप से जो आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान या सेकंड 5 ईयर प्लान का इतना रिजल्ट या आउटपुट नहीं आया। क्लियर बेटा, रिजल्ट आया लेकिन जिस टाइप से हम क्या थे, जिस टाइप से बेटा हम क्या थे, इतने एक्साइटेड थे कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, वो रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है। तो आपके इस कार्टून में ये शो किया हुआ है। क्लियर बेटा, इट इज़ योर फोर्थ चैप्टर कार्टून या पिक्चर। हेयर यू कैन सी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, विद नक्रुमा फ्रॉम घाना, नासिर फ्रॉम इजिप्ट एंड सुकर्ना फ्रॉम इंडोनेशिया एंड द टीटो फ्रॉम द यूगोस्लाविया एट ए मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड नेशन, न्यूयॉर्क, October 1960. It is a picture of the 1960 where the 5 members of the नाम was there. बेटा नाम जो कब हुआ था आपका, नाम कब बना था, इन द 1961, ठीक है। तो उससे पहले ही 1960 में न्यूयॉर्क में इन्होंने जो मीटिंग की थी, वहाँ पे ये सारे के सारे जो 5 मेंबर्स है, 5 फाउंडर्स ऑफ द नाम, ये वहाँ पे क्या थे बेटा, वहाँ पे मिले थे। तो उसके बारे में क्या किया है, शो किया हुआ है कि कौन कौन से मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ ये बेटा जो आपके पिक्चर है, ये क्या है, ये आपके हिंदूज टाइम्स की पिक्चर है कि कैसे तिब्बत के बारे में, मतलब चाइना के साथ हमारे क्या हुए, रिलेशन ख़राब हुए। जैसे कि हमने रीड आउट किया था इन द 1959, फर्स्टली द चाइना ट्राई टू कन्क्योर द तिब्बत, ठीक है। तो जब इंडिया ने क्या किया, उसकी हेल्प की, तिब्बत की हेल्प की, और इंडिया ने तिब्बत को मतलब एक अलग से स्टेट, प्रॉपर स्टेट बनाने की बात कही चाइना के सामने। तो चाइना के और इंडिया के रिलेशन क्या हो गए बेटा, ख़राब हो गए, ठीक है। तो ये आपका हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का पेज है बेटा उस टाइम का, और कैसे दलाई लामा इंडिया में आ गए और उसके फॉलोवर्स इंडिया में आ गए। तो इंडिया ने उसको एज ए माइग्रेट तो क्या कर लिया, यहाँ पे रहने के लिए परमिशन दे दी, जिससे चाइना और इंडिया के रिलेशन क्या हो गए बेटा, ख़राब हो गए, ठीक है। ये क्या है, इंडिया चाइना बॉर्डर, यहाँ पे ये आपको शो किया गया है कि इंडिया और चाइना बॉर्डर। तो इंडिया के बीच में कौन किस किस चीज़ को लेकर क्या है, प्रॉब्लम है। एक तो इंडिया के बीच में बेटा जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन है, और डेमचोक जो आपका है, नालांग है, बारा हिल्स, ये वाला जो बॉर्डर एरिया है ना बेटा, इस चीज़ को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में क्या चली हुई है, प्रॉब्लम चली हुई है, ठीक है। जो बेटा ये अक्साई चीन वाला एरिया है, इस चीज़ को लेकर इंडिया और पाकिस्तान, इसके चाइना के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चली आ रही है, क्योंकि इंडिया का ये हिस्सा है और पाकिस्तान इस पे क्या करना चाहता है, फोर्सफुली
कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो, लुक इफ़ एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट अकर्स नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी एंट्री योर्स। इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी, और ये बेटा यहाँ पे आपके कौन है, इंडियन टेरिटरी के ऊपर कोई मतलब चाइनीज़ क्या कह रहे हैं, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी इश्यूज़ हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, मतलब ये देखो यहाँ पे बेटा क्या किया हुआ है कि आपको गिरा देंगे। इट मीन्स आपके जो काफ़ी सारे टेरिटोरियल रीजन्स है उसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। क्लियर। बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना erupted in 1960. Talks between Nehru and the Mao Singh proved fruitful. ये फ्यूटाइल बेटा, तो ये आपका ये माओ है और ये हैं जवाहरलाल नेहरू, वो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं उसके बारे में बता रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बेटा, स्लोगन, जो फेमस स्लोगन था उसके बारे में शो किया हुआ है। चाइना रूलर एविडेंस अंडर कंस्ट्रक्शंस, और बेटा ये सारा मतलब ये जो आपको पिक्चर है ये हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ बेटा ये बेटा आपकी है, आवर ट्रूप्स ऑन outskirts of Lahore, IF plans blast military Pak force on the run in Cham area, generals in flames, success in Uri sector 2। अब बेटा यहाँ पे ये आपको क्या कर रहा है, इंडिया के और पाकिस्तान के साथ क्या शो किया हुआ है कि कैसे रिलेशन है, कि 1950 में कैसे इंडिया क्या हुआ था, विन हुआ था आपके पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ था उसमें। एंड नेक्स्ट वन इज़ 1971 में जो बांग्लादेश फॉर्मेशन में इंडिया ने अपना रोल प्ले किया था और कैसे इंडिया क्या हो गया था, विक्ट्री, इंडिया की विक्ट्री हुई थी। तो उस बारे में यहाँ पे क्या है दिखाया गया है कि कैसे आपका इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बने हुए हैं। ठीक है, और इंडिया पाकिस्तान ने किन किन चीज़ों के ऊपर अपने एग्रीमेंट किए हैं, ताशकंद एग्रीमेंट वगैरह, शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था उसके बारे में। तो ठीक है, तो ये सारा पिक्चर आपकी क्या है, न्यूज़पेपर की पिक्चर है। तो इसके बिहाफ पे जो आपका इंडिया है और पाकिस्तान, उससे रिलेटेड बेटा रिलेशन शो किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ 1971 जो बेटा बांग्लादेश के साथ इशू था इंडिया का, कि ईस्टर्न बांग्लादेश पहले क्या था, ईस्टर्न पाकिस्तान था, क्योंकि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो इंडिया के 2 नहीं बेटा 3 मतलब पार्ट्स बने थे, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड द ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इंडिया तो हमारे पास ही था, जो एट प्रेजेंट आज क्या है बांग्लादेश है, वो क्या था पहले ईस्ट पाकिस्तान था बेटा। ठीक है, तो जो आपके वेस्ट पाकिस्तान वाले पर्सन्स थे वो सारे के सारे अपने रूल रेगुलेशन किस पे इम्पोज करते, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। जो अपनी लैंग्वेज थी, उनकी जो लैंग्वेज थी उर्दू, वो भी इनके ऊपर इम्पोज कर दिया। तो इनके पास किसी भी टाइप्स का बेटा रूल मतलब राइट्स नहीं थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, इंडिया की हेल्प से अपना मतलब अपने इंडिपेंडेंस की या फिर अलग से एक कंट्री बनाने के लिए डिमांड रखी पाकिस्तान के सामने, और इंडिया ने उसका हेल्प की। क्योंकि बेटा रीज़न क्या था, क्योंकि बहुत सारे पर्सन इंडिया में क्या कर रहे थे, मतलब एज ए माइग्रेट यहाँ होके आ रहे थे। तो जिससे क्या हुआ, पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया ने 1971 में वॉर किया और बेटा आपका बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, उस टाइम पे कौन था प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। ठीक है बेटा, if any problem to you in any type of question then you can ask me beta. We will continue our text. Why did Nehru regard conduct of foreign relation as an essential indicator of independence? State any 2 reasons with example to support your reading.
बेटा एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? यहाँ पे बेटा ये है आपका कि जो आपके नेहरू जी ने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई है वो किस चीज़ को, इंडिपेंडेंस को मतलब बेस बना कर बनाई है। जैसे कि उस टाइम पे क्या था बेटा, आपके फॉरेन पॉलिसी में मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक थे द आउटर सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आउटर सिचुएशन क्या थी इन द वर्ल्ड? 2 ब्लॉक्स वर देयर, 2 ब्लॉक थे वर्ल्ड में, यूएसए एंड द यूएसएसआर। ठीक है, तो यूएसए और यूएसएसआर में से किसी के भी क्या नहीं किया, इंडिया ने किसी का भी साथ नहीं दिया, किसी के साथ भी अलाई नहीं हुआ। बट वर द रीज़न बिहाइंड दिस? द मेन एंड फर्स्ट रीज़न वॉज द इंडिया डजंट वांट टू लीव देयर सोवर्जिनिटी। हेयर सोवर्जिनिटी मीन्स बेटा संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है? एक गवर्नमेंट क्या होती है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपने रूल को अपने अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश कर सकती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 रीज़न्स देने हैं कि क्यों नेहरू जी ने अपने इंडिपेंडेंस को सामने रखकर या इंडिपेंडेंस को बेस बनाकर आपको क्या किया है, फॉरेन पॉलिसी को बनाया। ठीक है, द कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन एन आउटकम ऑफ ए 2-वे interaction between domestic compulsion and prevailing international climate. Take out example from India's external relation in the 1960s to substances your answer. बेटा यहाँ पे जैसे आपके बारे में मतलब फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया है क्या, कि जब हम फॉरेन पॉलिसी मेक करते हैं तो हमें क्या करना होता है, अपने एक्सटर्नल रिलेशन मतलब एक्सटर्नल या आउटर सिचुएशन को देखना होता है और इंटरनल को देखना होता है। जैसे इन 1961 द इंडिया एडोप्ट द नाम पॉलिसी। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया, नाम पॉलिसी एडोप्ट की। वाई बेटा? क्योंकि इंडिया वांट्स टू इम्प्रूव देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन विद द हेल्प ऑफ द अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो और बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ वो मिलकर क्या करना चाहता था, अपनी फॉरेन पॉलिसी को इम्प्रूव कर मतलब अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहता। तो फर्स्ट क्या है कि हमें क्या करना है, अपने इंटरनल इंटरेस्ट को देखना है। सेकंड वन, हमें आउटर सिचुएशन को देखना है। तो उस टाइम पे आउटर सिचुएशन क्या थी बेटा, 2 ब्लॉक्स वर देयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो उस टाइम ने इंडिया ने क्या किया, नाम को अडोप्ट किया। तो आपको क्या करना है कि 1960s को लेकर आपको एग्जाम्पल बताने हैं कि कैसे ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आइडेंटिफाई एनी 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी दैट यू वुड लाइक टू रिटेन एंड that you would like to change if you were to become a decision maker. Give reasons to support your position. तो आपको बेटा इट इज़ डिपेंड ऑन योर व्यूज़ देन हाउ विल यू अटेम्प्ट दिस आंसर। ठीक है, तो आपको ये अपने आप से क्या करना है, सोचना है और मुझे बताना है कि कैसे, अगर आपके पास वो पावर होती डिसीज़न मेक करने की, तो आप किस टाइप से फॉरेन पॉलिसी मेक करते। ठीक है, short notes on the following. First one is nuclear weapons policy. Second one is concession in foreign policy matter. बेटा इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंडिया हमेशा न्यूक्लियर पावर्स को मतलब क्या प्रेफरेंस नहीं देता, लेकिन इन द टाइम पीरियड ऑफ द इंदिरा गांधी एंड इन 1998 इन द टाइम पीरियड ऑफ द वाजपेयी आवर इंडियन गवर्नमेंट test a nuclear weapon. At present in India 6 nuclear weapons are there. ठीक है, तो क्या है बेटा ये आपका, उसके बारे में रीड आउट मतलब आपको रिटर्न करना है कि इंडियाज़ की न्यूक्लियर पॉलिसी कैसी है। जैसे इंडिया ने आपकी CTBT और NPT के ऊपर साइन नहीं की है, तो क्या रीज़न्स था और क्या फॉरेन पॉलिसी से क्या रिलेट करता है, वो सब आपको इसमें लिखना है। ठीक है, next one is the India's foreign policy was built around the principle of peace and cooperation, but India fought 3 wars in a space of 10 years between 1860 to 1971. Would you say that this was a failure of the foreign policy, or would you say that this was a result of international situation? Give reasons to support your answer. Here he is saying to you
if India believes in the peace, then why the India fought 3 wars in 10 years only? अगर इंडिया किस में पीस में बिलीव करता है तो इंडिया ने 10 साल में अपने ये 3 वॉर कैसे लड़ लिए बेटा? ठीक है, तो आपको अपने स्पॉट में आंसर देना है कि ये कोई इंडिया पीस में बिलीव ही नहीं करता या फिर इंडिया के सामने कुछ इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी रही। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि इंडिया के सामने ऐसी कुछ सिचुएशन रही जिससे इंडिया को ये क्या करना पड़ा बेटा? वॉर करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, डज इंडिया फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट हर डिज़ायर टू बी एन इम्पोर्टेंट रीजनल पावर्स? आर्ग्यू योर केस विद द बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971 एज एन एग्जाम्पल। बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डज इंडिया फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट हर डिज़ायर? क्या जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है ये उससे ये हमें लगता है कि इंडिया अपने रीजनल एरिया में या फिर यू कैन से एशिया में क्या बनना चाहता है? पावरफुल बनना चाहता है। क्या आपको ऐसा लगता है? किसके मतलब बिहाफ पे बेटा? बांग्लादेश वॉर के बिहाफ पे, क्योंकि गलत चीज़ थी ना बेटा ये, इट वॉज रॉन्ग ना। एज every country having the power of every country having the sovereignty power, ठीक है, एंड नो कंट्री कैन इंटरफेयर द वर्क ऑफ अनदर कंट्री। अगर क्या था ईस्ट में पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा था बेटा? गलत हो रहा था ना, तो इंडिया का क्या उसमें क्या करना, उसमें इंटरफेयर करना और वहाँ के लोगों को हेल्प करके बांग्लादेश को एक नई कंट्री बनाना, ये सही था क्या? इससे ये भी प्रूफ होता है दैट इंडिया बिकेम ए रीजनल पावर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको इसके बारे में आंसर लिखना है। ठीक है, हाउ डज पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ ए नेशन अफेक्ट्स इट्स फॉरेन पॉलिसी? एक्सप्लेन with the help of example from Indian foreign policy. It is very important question beta, you have to learn and you have to try to understand. फर्स्ट वन इज क्वेश्चन क्या है पहले वो देखो आप, कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उससे जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स से अफेक्टेड होती है या नहीं होती है? ठीक है बेटा, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बिहाफ पे आपको ये बताना है कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो पॉलिटिक्स से क्या होती है? अफेक्ट होती है। जैसे कि एट प्रेजेंट क्या था बेटा, एट दैट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉरेन मिनिस्टर भी थे और आपके प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो उन्होंने अपने बिहाफ पे क्या किया, बहुत सारे जैसे फ्रेटर्निटी, वो हमेशा फ्रेटर्निटी में बिलीव करते थे। वो हमेशा बेटा किस में? आपके जैसे पीस में बिलीव करते थे। मतलब उन्होंने अपने जो भी पर्सन होता है, जो लीडर होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट होती है या नहीं होती, ये आपको बताना है। आपको ये लिखना है यस, ओके, द लीडरशिप ऑफ द नेशन अफेक्ट्स इट्स फॉरेन पॉलिसी। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर नेहरू जी। ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन करा है, ये आपका टॉपिक है, आपकी बुक में मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट वन इज रीड दिस पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ब्रॉडली नॉन अलाइनमेंट मीन्स नॉट टाइंग योरसेल्फ ऑफ विद मिलिट्री ब्लॉक्स। इट मीन्स ट्राइंग टू व्यू थिंग्स एज फार एज पॉसिबल, नॉट फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू दो दैट हैज़ टू कम इन समटाइम्स, बट इंडिपेंडेंटली एंड ट्राइंग टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज़। बेटा जो ये पैसेज है ये कहाँ से लिया, किस कंटेंट से लिया गया है? बहुत सारे पॉलिटिशियंस, द मैनी पॉलिटिशियंस सेज दैट द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इज़ ए न्यूट्रल पॉलिसी। ये न्यूट्रल पॉलिसी है, तटस्थता की नीति है। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने अपने नाम पॉलिसी को क्या किया है, मतलब डिफेंड किया है, डिफ़ाइन किया है कि उसका मतलब मीनिंग न्यूट्रल नहीं है, क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाई डज नेहरू वॉन्ट टू कीप ऑफ मिलिट्री ग्रुप्स? क्यों बेटा वो उससे ब्लॉक से, मिलिट्री ग्रुप से क्यों कीप ऑफ रहना चाहता है? बिकॉज द नेहरू जी बिलीव्स इन द पीस। ओके, और जो नेहरू जी है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया है इन द वीडियो, द नेहरू जी वॉज नॉट एग्री टू
मेक ए न्यूक्लियर वेपन। ये नेहरू जी कभी भी इसके फेवर में नहीं थे कि इंडिया के पास क्या हो, न्यूक्लियर वेपन है। नेक्स्ट वन, डू यू थिंक दैट द इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी वोलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट? सेकेंड क्वेश्चन है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन थे उसने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मीनिंग को ख़त्म कर दिया? बिकॉज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बेटा? दैट वी विल नॉट मेक द रिलेशन विद यूएसए एंड द यूएसएसआर। यही तो था ना कि हम किसी को भी फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन एज यू नो दैट द इंडियाज़ रिलेशन विद द यूएसएसआर एंड द रशिया इज़ वेरी गुड। तो ये आपसे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि जो नाम का जो मेन बेसिक मतलब मीनिंग है उसको वोलेट करता है इंडिया और सोवियत यूनियन का रिलेशन? ठीक है। थर्ड वन इज़, इफ़ देयर वर नो मिलिट्री ब्लॉक्स डू यू थिंक नॉन अलाइनमेंट वुड हैव बीन अननेसेसरी? आपको ऐसा लगता है कि अगर मिलिट्री ब्लॉक्स नहीं होते, एज you know in the 1949 the NATO was formed and in the 1955 Warsaw Pact was formed by the USSR and NATO formed by the European countries, ठीक है, या यू कैन से अमेरिकन नेबर्स और फ्रेंड्स। तो ये क्या कहता है, अगर मिलिट्री ब्लॉक्स नहीं होते तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। Clear to everyone? If any problem to you in this topic in this chapter, then you can ask me beta. Okay?